नमस्कार। बात विभाग के लिए मैं कौशिक। बिहार विधानसभा चुनाव का सुगबुगाहट शुरू हो चुका है और सारे राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति तय करने लगे हैं। लेकिन हम लोग आज बैठे हुए हैं, हमारे संपादक राम मुरारी जी हमारे साथ हैं और समाज विज्ञानी डॉक्टर दीपक राय, बड़े इतिहासकार, बड़ा परिचय है इनका। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं राम मुरारी जी से। हाँ जी, तो क्या सर क्या हो सकता है? मुझे जो लगता है कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, अभी तो कोरोना काल चल ही रहा है, ये लॉकडाउन 5 में अनलॉक है। इस बार जो चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा या होना चाहिए वो है जो प्रवासी मजदूर या बिहार के वे लोग जो बाहर फंसे हुए थे कोरोना में, लॉकडाउन में, और उनको आने को लेकर के, उनके आने को लेकर के जो संकट था, उनके आने पर संकट था, उनकी ज़िंदगी पर संकट, उनके रहने पर संकट था, और कैसे कैसे और जिस तरह से सरकारों की संवेदनहीनता और उदासीनता दिखे। सरकारों के साथ राजनीतिक दल भी बहुत कुछ करते नहीं दिखे, तो ये मुद्दा होना चाहिए। अब राजनीतिक दल कितना बनाएंगे इसे मुद्दा, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जनता की तरफ से मुद्दा होना चाहिए। तो सर हमेशthe तो बिहार में आप देखते ही हैं कि जातिगत समीकरण आधार ले लेता है अंततः। क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है? भारतीय राजनीति में जातियां एक हकीकत है, चूँकि हमारे इतिहास की भी हकीकत है, हमारे समाज की भी हकीकत है, तो वो तो रहेगा। जातियां एक फैक्टर बनी रहेगी। लेकिन अभी राम मुरारी जी ने कहा कि ये जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है कोरोना काल में, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि इसके पहले के जो सारे मुद्दे थे जनता के बीच में, वो सीए हो, एनआरसी हो, और बिहार में खास तौर से वो जो कन्हैया का पूरा आंदोलन चला और वो जगह जगह उन्होंने सभाएं की, अन्य सारे भी विपक्षी दल जो इसकी मुखालफत में थे, उनका स्टैंड क्या है। तो जो महंगाई है वो, फिर जो बेरोजगारी है वो, क्या ये कोरोना का मुद्दा उस सबको ढक लेगा? तो अगर कोरोना का मुद्दा उन सबको ढक रहा है तो मुझे लगता है कि ये सत्ता पक्ष की कामयाबी हो सकती है। क्योंकि कई बार हम लोग ये सुन भी चुके हैं कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो पता नहीं ये कौन सी पार्टी इस आपदा को अवसर में बदल ले, लेकिन ये एक मुद्दा तो रहेगा। लेकिन फिर मेरा कंसर्न हमेशा इस बात को लेकर के है कि जो जनता के जेन्युइन मुद्दे रहे हैं, कोरोना तो 3-4 महीने से है ना, तो जो जनता के जेन्युइन मुद्दे रहे हैं, जो बेरोजगारी रही है, गरीबी है, भुखमरी है, महंगाई है, ज़बरदस्त है, तो वो कहाँ गए? फिर उनकी सुबुगाहट अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना, यानी और जो सारे मुद्दे हैं वो कहीं नेपथ्य में चले गए। मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल, ये जो कह रहे कि जनता का मुद्दा, तो जनता का मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में भी वो आ पाएंगे। कुछ बातें होंगी कि स्वास्थ्य, ये आशंका तो रहती है, रोजगार की बात होगी, लेकिन उस तरह से बात नहीं होगी। फोकस ये मुद्दा रहेगा प्रवासी मजदूरों का, मुझे लगता है, और एनआरसी, सीए और एनपीए, जो कि कोरोना से पहले जो बिहार में था, जो पूरे देश में एक तरह से बड़ा मुद्दा बना होता है। और ये जनता का मुद्दा नहीं है, न लॉकडाउन जनता का मुद्दा है, न एनआरसी, सीए और एनपीए जनता का मुद्दा है। ये सरकार के मुद्दे थे। सरकार आपको इस पर एनआरसी, एनपीए अगर मुद्दा होगा, सीए मुद्दा होगा, तो निश्चित रूप से आपको धार्मिक आधार पर वोटरों को बांटने की। और शायद ये भी लगता है कि जो दिल्ली में जोर का झटका लगा, तो कई सारी पार्टियां इसको मुद्दा बनाने से भी बचना चाहे। नहीं, और दिल्ली में ही, अगर दिल्ली को हम देखें तो इस लॉकडाउन में ही सारे मजदूर सतर्कता रहते, आम लोग अपने अपने घरों में बनते, सरकारें अपना खेल कर रही थी, बहुत सारे लोग जेल के भीतर डाल दिए गए एनआरसी, सीए, राष्ट्रद्रोह के जो नाम भी पर। उसके प्रोटेस्ट थे। खैर वो दूसरा मतलब है, हम लोग बिहार ही पर आते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें संदर्भ तो बनेंगी बिहार में। चूँकि बिहार कोई अलग से हम इसे आइसोलेशन में नहीं देख सकते। दिल्ली में कुछ भी होता है, मुंबई में कुछ भी होता है, तो बिहार पर तो असर पड़ेगा ही, क्योंकि बिहार से बहुत सारे लोग दिल्ली और मुंबई में
और इन दिनों जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं, तो वो दिल्ली से भी लौटे हैं, वो मुंबई से भी लौटे हैं, वो देश के तमाम हिस्सों से लौटे तमाम हैं। हिस्सों से। लेकिन उनके साथ एक ये भी समस्या है कि अब इस सरकार के सामने ये समस्या है कि करें तो फिर क्या करें, इनको कैसे एडजस्ट करें। ये जो बड़ी आबादी आई है यहाँ, तो इसके रोजगार के अवसर यहाँ क्या होंगे। कहा तो नहीं है सरकार कि हम ये रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन क्या मनरेगा जैसी चीज़, जिसे कभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं इसे ज़रूर जारी रखूंगा क्योंकि ये कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक है, तो अभी जो भी ले दे के आखिरी उम्मीद बची है वो मनरेगा है, जहाँ ये रोजगार के अवसर जनरेट हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो आखिरी उम्मीद तो वही है मनरेगा, जो कभी विपक्षी पार्टी की असफलताओं का शिलालेख हुआ करता था, स्मारक हुआ करता था। लेकिन मुझे अभी भी कंसर्न ये है कि जो लेबर, जो मजदूर लौटे हैं वहाँ से, वो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो कारपेंटर्स हैं, वो शटरिंग करने वाले मजदूर हैं, वो लोहा का काम करने वाले मजदूर हैं, वो स्किल्ड लेबर्स हैं उनको मजदूरी करना पड़ता और उनको मनरेगा में काम कराइएगा। हाँ। तो क्या उनकी जो योग्यता है, जो उनका स्किल है, जो कौशल है, कुशल भारत की बड़ी चर्चा सुनी हम लोगों ने, तो उनके कौशल के लिए कौन सा रोजगार यहाँ है। तो ये एक बड़ी समस्या होने वाली है कि आखिर हम करेंगे क्या, फिर कहाँ जाएंगे। लेकिन इन मुद्दों को वही मैं कह रहा हूँ, ये जनता के मुद्दे हैं और शायद इनसे कोई भी राजनीतिक दल उस तरह से उठाने से डरे या उठाने से बचे, क्योंकि उनके पास भी कोई ब्लू प्रिंट है नहीं। कहने पर तो बहुत कुछ हल्ला कर देंगे, लेकिन ब्लू प्रिंट है नहीं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो किस तरह से करेंगे। जनता को तो पूछना चाहिए राजनीतिक दलों से कि भाई आप जो रोजगार का, स्वास्थ्य का हल्ला तो सब करते हैं, हर बार हल्ला होता है। है शुरुआत में तो सभी कहते हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे इस का कोई ब्लू प्रिंट है आपके पास, कोई खाका है कि हाँ हम इस तरह से डेवलप करेंगे, रोजगार को मुहैया करेंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे या जो भी चीज़ें हैं, उसका कोई खाका तैयार नहीं है। हाँ, हल्ला करने के लिए बहुत कुछ है। अगर कुछ भी खाका होता तो शायद इसके बीच में आया होता, 2-4-6 महीने या इसी अगर 3-4 महीने की बात करें तो कोई भी पार्टी कुछ न कुछ तो कही होती। और एक जो हृदयहीनता दिखी है मजदूरों को लेकर के, उनको लाना है कि नहीं ले आना है, इसको लेकर के भी बिहार राज्य की जो अभी सरकार है उसने काफ़ी अनिच्छा दिखाई थी, फिर उसे केंद्र के पल्ले में डाल दिया गया, फिर जैसे तैसे हुआ, उनके किराए को लेकर के बहुत बहस हुई। अभी ये एक रिपोर्ट है कि 85% लोगों ने अपनी जेब से पैसा दिया है, जो लोग लौटे हैं जहाँ तहाँ, तो वो उसमें सरकार की भूमिका बहुत न्यूनतम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको इन चीज़ों को याद रखना है, पता नहीं कितना याद रखेंगे, क्योंकि सियासत के खेल अलग है। इस तरह से देखें तो शायद विपक्षी दल भी इस लॉकडाउन या प्रवासी मजदूरों के जो संकट के दौर थे उनको मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौर सरकारों ने तो जो किया वो किया है नहीं, लेकिन विपक्षी दलों ने या अन्य राजनीतिक दलों ने भी कुछ बहुत नहीं किया। बिल्कुल, सिर्फ ट्वीट कर देने से, सिर्फ बयान जारी कर देने से उन मजदूरों को भी भला नहीं हुआ। ले दे के वही पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे, जो उसमें था कि जो कुछ किया थोड़ा बहुत कांग्रेस ने किया, लेकिन बिहार में कांग्रेस क्या है सिर्फ, और वो जो कांग्रेस जो किया वो यूपी की सियासत बन करेगा, यूपी और राजस्थान की कांग्रेस की सियासत बन करेगा, यूपी और राजस्थान सरकार की। तो बिहार में उसका कितना असर होगा, या आरजेडी ने क्या किया मजदूरों के लिए, और जो विपक्ष की पार्टी उन्होंने क्या किया इस लॉकडाउन में, ये एक बड़ा मुद्दा सवाल। अगर आरजेडी उठाती है तो कोई सवाल करे कि भाई आपने किया क्या, शायद मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई बहुत सार्थक जवाब होगा। हालांकि कुछ इसी तरह का सवाल अमित शाह जी ने किया था राहुल गांधी से कि सरकार ने तो जो किया वो किया, आपने क्या किया। तो उसको लेकर के बड़ा ट्रोल और ट्वीट भी हुआ, सब जो अभी सोशल मीडिया का खेल है। तो खैर ये मुद्दे हैं, लेकिन जो अभी जो ग्रास रूट लेवल की समस्या है कि यहाँ खेती बाड़ी ख़त्म है, चौपट है। बिहार ही में नहीं, मैं बगल में अपने राज्य यूपी में देख रहा हूँ कि ऐसी खेती बाड़ी नहीं है कि उससे जो हमारी आबादी है, जो हमारी जनसंख्या है, उसका भरण पोषण हो सके। आखिर ये इतने लोग जो गए थे वहाँ क्यों गए थे? अगर इसी ज़मीन पे इनको अपनी जांगर का सुख मिलता, इनको रोजगार मिलता, तो इतने लोग क्यों कहीं बाहर और फिर क्यों जाते कमाने के लिए। अब सरकार करे कि यहाँ खेती में इनको रोजगार मिलेगा, जो यहाँ खेती थी और जो यहाँ जनसंख्या थी उसी का जीना मुश्किल था। अब ये और लोग जो आ गए, ये कैसे जिएंगे उसी पे? मतलब सोना तो नहीं फूटने लगेगा। और एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का जो एक शोध है
वो बड़ा त्रासद है, मतलब कैसे हम करेंगे। उसमें है कि शायद 43% लोग हैं जो इस पे केंद्रित हैं और मात्र 11% लोग हैं जो लगातार इस पे अपनी जीविका बनाए रह सकते हैं। तो जब ये सब माइग्रेशन नहीं हुआ था, हालांकि बहुत बार मीडिया में एक शब्द दिया गया ये रिवर्स माइग्रेशन है, पता नहीं ये रिवर्स माइग्रेशन कैसे है। ये तो एक तरीके से मतलब सब काम धाम छोड़ करके बेरोजगारों के घर बैठ जाने की जैसी, तो ये रिवर्स माइग्रेशन भी नहीं है। लेकिन फिर ये खेती बाड़ी ये बड़ी विचित्र स्थिति है और मुझे लगता है कि सही में जो होता है कि संकट के दिन जो हैं वो अभी आने वाले हैं, अभी और ख़राब दिन आने वाले हैं। और एक अभी सर्वे है जो कह रहा है कि जून के अंत तक लगभग 12 करोड़ लोग हैं, उनको खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे उनकी जेब में। तो सोचिए फिर वो क्या करेंगे। अगर देश की 12 करोड़ की आबादी इसी जून के अंत में उनके जेब में एक पैसा नहीं हो कि वो खर्च करें, तो फिर वो क्या करेंगे, उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो एक चार्ट था कि वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम होगी और हम लोग उनके खाते में 7,000 5,000 8,000 भेजें। अगर वो बड़ी आबादी खरीदने में अक्षम होगी तो फिर अर्थव्यवस्था को बूम कहाँ से है। तो कई चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको थोड़ा देखना होगा। मतलब पीएम के द्वारा दिए गए अच्छे दिनों के सपने जो है वो सपने बिखरने वाले हैं। अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ज़्यादा अभी तो थोड़ा मुश्किल लग यहाँ रहा पे है। पहले से भी हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर रहा है ये। या यहाँ प्रधानमंत्री industries नहीं है, यहाँ रोजगार के तमाम और सारे अवसर नहीं। यहाँ मजदूर ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी बाहर ही जाते हैं काम करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है नहीं। तो अगर देश की हालत गड़बड़ होगी तो बिहार की हालत तो और ज़्यादा गड़बड़ होगी। और मुझे नहीं लगता है कि इन सब बुनियादी मुद्दों पर कोई चुनाव लड़ेगा उस तरह से। और लड़ेगा तो सिर्फ हल्ला करने के लिए। हाँ, तो वो तो बात हुई ना कि जातियाँ एक फैक्टर है। हाँ, अंततः यही होता है बिहार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अच्छा, जब और भी कम से चुनाव कम होता और कम से कम कुछ भी नहीं है तो चीन है, पाकिस्तान है आपके पड़ोस में, एक और नेपाल भी आ ये गया, बन सकता है, तो मुझे ये भी लगता है, एक मुद्दा ये वो बनता मुद्दे है। रहेंगे। ये जो बॉर्डर पे जो चाइना और भारत की झड़प में 20 जवान जो भारत के मारे गए, उनमें 5 बिहार के। हो सकता है ये भी एक मुद्दा बने। तो वो तो देशभक्ति में शहीद हो गए ना, वो तो राष्ट्र के गौरव हो गए, वो शहीद हो गए, हम उनको पूजने लगेंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं वो इस पूजा पाठ में ख़त्म हो गए ना, वो नहीं आ पाएंगे। मतलब ये सवाल कहाँ से होने लगा। मैं अभी कल ही लिख रहा था, पढ़ भी रहा था कि 20 सैनिक मारे गए, 20 सैनिक शहीद हो गए, ठीक है, शहीद हो गए, उनके प्रति हमारी संवेदना है, हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन फिर मीडिया क्या कह रहा है कि 43 सैनिक वहाँ के हताहत हुए। अब ये हताहत वाली भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है कि वो मरे कि नहीं मरे, कितने मरे। हमको उनको बताना ये है कि ये जो हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए तो हमने भी वहाँ के 43 मार दिए, लेकिन मार दे रहे ये तो कुछ पता है नहीं, उनसे तो क्या हताहत हो गए। उधर से जैसे कि कितने दुर्घटना में हमारे तो 20 शहीद हुए ना। तो क्यों एक भी मेरा सैनिक क्यों मारा गया। हमारे तो 20 शहीद हुए, वो भी 50 साल के बाद पहली बार उस बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे कोई सैनिक शहीद हुआ है। आखिर क्यों हुआ। नहीं, वो 43 हताहत के जश्न में हम इन 20 लोगों की शहादत को क्यों भुला देना चाहते हैं। 20 तो बहुत है, एक भी सैनिक क्यों मारा जाना चाहिए। ये सवाल कौन पूछेगा। ये सवाल शहादत के जश्न में डुबा दिया जाएगा, वो नहीं आएंगे सवाल। दिक्कत यही है कि कुछ भी हो जाए, हम लोग अभी भी सवाल पूछने की आदत से इतना दूर जा चुके हैं कि किसी चीज़ पे सवाल नहीं पूछते, मन में आता ही नहीं सवाल। ये सब अच्छा है, भगवान जी कर रहे हैं और सत्ता है, सरकारें हैं, सब बहुत अच्छा कर रही है। अब जो है सो विधि का विधान है, उसको स्वीकार कर लेना। चलिए फिर विषय पर आते हैं। तो उनमें से जो 5 बिहार के जवान मरे हैं, ये मुद्दा हो सकता है चुनाव में। हो सकता है, हो लेकिन सकता और है, बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं वो वो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि चूंकि केंद्र में जो सरकार है और बिहार में जो सरकार है, बीजेपी यहाँ भी सहयोगी पार्टी है, सरकार में शामिल है, तो निश्चित तौर पर उन जवानों के परिवारों के साथ जो होगा अगले 4-6 महीने या साल की, वो तो मुद्दा बनेगा ही। मुझे जो लगता है, मुझे थोड़ा इसमें संदेह है। वो शहादतें शायद मुद्दा न बने, लेकिन शहादतें चीन मुद्दा- पाकिस्तान मुद्दा बने। हाँ, चीन और पाकिस्तान मुद्दा बिल्कुल, बनेगा। ये ये मुद्दा हमेशा बने। से होता है। बिल्कुल, जब तक वो देश है बॉर्डर हाँ। पे, उनको मुद्दा बनना है चुनाव में। कभी पाकिस्तान में पटाखे फूटने लगते हैं तो चीन में भी फूटेंगे। पाकिस्तान एक देश है तो यहाँ तमाम कोरोना आतंकियों को साध लिया गया,
अब चीन में कुछ हो रहा है तो फिर अर्बन नक्सलियों को साथ लिया जाएगा, ये हो सकता है, ये मुद्दा रहेगा। मुझे लगता है ऐसा ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, छात्रों का देखिए, मुद्दा, होना चाहिए मुद्दे जो मुझे लगता हाँ। है कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा होना भी चाहिए, होगा भी और होना भी चाहिए। हाँ ठीक है, ये मुद्दा होगा, जमीन मुद्दा बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आम लोगों होगा। का बेरोजगारी मुद्दा है। अगर बेरोजगारी को हम उसको ढंग से डील करें तो शायद बेरोजगारी पर बंद तो नहीं होगा जाना प्रवासी यहाँ से लोगों का बाहर, लेकिन कम किया जा सकता है अगर ढंग से डील करें। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के मुद्दा हो सकता है, शिक्षा मुद्दा हो सकता है, ये होने भी चाहिए। मुझे बिल्कुल ये मुद्दे तब होंगे ना जबकि जनता मुद्दे तय करेगी अपने। यहाँ तो जो काल्पनिक मुद्दे हैं जिनकी वोट में असली मुद्दों को छुपा दिया जाता है, वो मुद्दे सरकारें तय करती हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो केंद्र की हो। और ये नहीं कि वो इसी चुनाव में, पिछले आप 25-30 साल के चुनाव जो देख लीजिए, जो मेरी स्मृतियों में ठीक ठाक दर्ज है, उनमें किसी में भी जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया, जनता को घुमा दिया जाता है, बिल्कुल कभी नहीं लड़ा गया। जब भी चुनाव आते हैं तो चीन पाकिस्तान होगा, हिंदू मुसलमान होगा, जातियां होंगी, ये सारी चीजें बिहार होती में जाते हैं हैं। तो पता बोल नहीं सकते अब बाकी सारे इसमें- गौण हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो भी कितनी एक चीजें मुद्दा होंगी। और हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है कि जी, आरक्षण मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानून है। हो सकता है, लेकिन उसको किस तरह से राजनीतिक दल लाएंगे या उसको लाएंगे जनता को, ये देखने वाली बात है। लेकिन आरक्षण भी एक मुद्दा बनेगा। हालांकि आरक्षण को जिस तरह से मुद्दा बनाया जाए उस तरह से बनने की जरूरत नहीं है। आरक्षण का मुद्दा दूसरे ढंग से आना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, आरक्षण का मुद्दा भी आएगा तो फिर वो जातियों के हाँ, ध्रुवीकरण के वही तौर पे ही मैं- आएगा। उस तरह से नहीं आना चाहिए कि देखिए आपके वोट ये ले रहे हैं, हम आपको बचाने आए हैं, बचाए आप नहीं रहे। या वो कहेंगे कि आरक्षण के नाम पर वो सब लूट ले रहा है, आप लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन बात होनी चाहिए। और जनता जब तक तय नहीं करेगी शायद तब तक देखिए, तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या होता है चुनाव के बाद, तस्वीरें साफ हो जाएगी। हैं, जो सरकार चुनी जाए। कुछ दिनों में तस्वीरें साफ होने लगेंगी कि क्या क्या, और एक आध महीने देखिए धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगेगी। बिहार अभी तो बहुत राजनीति किस प्रकार बहुत, बात है बहुत इससे? कम पार्टियां खुल करके हैं, चूँकि शायद कोरोना का संकोच हो या कोरोना की लज्जा आती हो। हालांकि कुछ लोगों ने इस संकोच और लज्जा को छोड़ के अपने सारे काम धाम चालू भी कर दिए हैं। तो ये तो दूसरा मुद्दा है। ये ठीक है कि पूरा देश अभी कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन कुछ पार्टियां चुनाव लड़ने लगी हैं। बिहार में वो चीज़ें झंडा बैनर दिखने लगा। पिछले दिनों जो वो दिखने लगा। गृहमंत्री जी की जो डिजिटल रैली थी, मतलब ये भी वर्चुअल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरीके से औपचारिक ऐलान ही था चुनाव का। कहने को तो कई को जन संवाद है, लेकिन जिस तरह की बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी बातें हैं। नहीं, मुझे याद है उस रैली में जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है, जिसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर बाद में आते आते वो सीधे सीधे वोट ही मांग रहे थे। तो पूरी बातें तो वही थी, चुनावी बातें। और उसके प्रतिकार में, विरोध में जो विपक्षी दलों ने किया, जो थाली बजाई और क्या क्या किया उस रैली के विरोध में, वो भी चुनावी शिगुफाई था। तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां नहीं, अब तो धीरे धीरे चुनावी योद्धा मैदान में आने लगे। हाँ, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगता है कि अभी जनतंत्र में शायद थोड़ी सी शर्म बची हुई है, कि उस तरह से खुल के भी लोग नहीं आ रहे। तो इस बचे हुए जनतंत्र में, इस बचे हुए शर्म को हम लोग थोड़ा महसूस कर सकते हैं। चलिए तो फिर इंतजार करते हैं हम लोग। तमाम हुनर देखने को मिलेंगे, अभी तो शुरुआत है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक बात बेबात देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।